नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को इस वीडियो में। आज हम लोग मिडवाइफरी के क्लास को आगे कंटिन्यू रखते हैं और बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज हम लोग देखने जा रहे हैं। जैसे कि हमने आपको इस टॉपिक के बारे में बता दिए हैं कि ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला आपके एग्ज़ाम में टॉपिक है। चाहे आप एएनएम चाहे जीएनएम का कैंडिडेट है, आपके सबसे ज़्यादा स्कोरिंग टॉपिक कोई है तो वो है मिडवाइफरी। तो इस टॉपिक के एक एक जो टर्म है उसको समझते हुए हम लोग बढ़ेंगे और जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन तो हम लोग करेंगे ही करेंगे। और प्रीवियस ईयर पिछले साल में जो पूछा गया है, चाहे बीटीएससी में चाहे और भी जो एग्ज़ाम हुए थे, जो भी एएनएम जीएनएम का एग्ज़ाम हुआ था, वो सारे क्वेश्चन को करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चलिए आज से हम लोग यहाँ से क्वेश्चन हमारा रह गया था और यहाँ से हम लोग कंटिन्यू करते हैं। और जो भी कैंडिडेट अभी तक क्लास नहीं ज्वाइन किया है उसके लिए आज ऑफ़र है। जैसे कि आप सबको पता है कि नवरात्रि शुरू हो रहा है, तो इसके जो अवसर पर आप लोगों को ऑफ़र दिए जा रहे हैं बहुत ही कम फ़ी में। आज यदि आप लोग एडमिशन लेते हैं तो नवरात्रि में आप लोगों को ऑफ़र दिए जा रहे हैं। इस नंबर पर कॉल करके व्हाट्सअप करके आप लोग क्लास में जुड़ जाइए। डेली क्लासेज मिलेंगे, नोट्स मिल जाएंगे। आज भी कुछ हमने आपके लिए थ्योरी का जो नोट्स रखे हैं वो सारे ग्रुप में मिल जाते हैं, जो भी क्लास के ग्रुप से जुड़े हुए हैं। तो जो भी कैंडिडेट अभी तक नहीं जुड़े हैं, इस महीना में आप लोगों को अपडेट बहाली को लेकर देखने को मिल सकते हैं। तो बहाली तो आएंगे ही, अपनी तैयारी पर ध्यान रखिए। तो चलिए हम लोग क्लास को आगे कंटिन्यू रखते हैं। और जो भी कैंडिडेट आप लोगों का जो दोस्त सब तैयारी कर रहे हैं वो अपने फ्रेंड के पास ज़रूर वीडियो को शेयर करिएगा ताकि वो भी क्लास में जुड़ सके। क्वेश्चन कर रहा है कि अंड कोशिका का निषेचन सामान्यतः कहाँ होता है। अंड कोशिका का जो निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन में हमने आपको बताए थे, जो फर्टिलाइजेशन का क्लास लिए थे तो वहाँ पर कि निषेचन की प्रक्रिया कैसे होती है। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है कि अंड कोशिका का निषेचन कहाँ होता है। ये होता है फ्लोपियन ट्यूब के एम्प्यूला में। कहाँ होता है? तो फ्लोपियन ट्यूब का एम्प्यूला में जो अंड कोशिका का निषेचन सामान्यतः होता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि श्रेणी अनुप्रस्थ व्यास किसको कहते हैं। अनुप्रस्थ समझते हैं आप लोग, व्यास तो आप लोग जानते होंगे ना। जैसे सर्किल आप लोग पढ़े होंगे तो सर्किल का जो जैसे कि ये यहाँ से एक छोर से दूसरे छोर जो सबसे लॉन्गेस्ट दूरी होता है उसको व्यास बोलते हैं। अनुप्रस्थ मतलब क्या, जैसे क्या ये आप एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहे हैं। ये कोई बेलनाकार आकृति है, कोई चीज़ है, इसको आप यहाँ से काट दीजिए। मान के चलिए यहाँ से आप काट कर हटा दिए, ठीक ना। तो अब कैसे बन जाएगा, तो देखिए अब आपका कैसे बन जाएगा उसका हम लोग डिज़ाइन करते हैं। तो अब ऐसे बन जाएगा, ऐसे बनेगा। यही क्या हो गया, अनुप्रस्थ हो गया। जब काट का हटा लेते तो वो क्या हो गया, अनुप्रस्थ हो गया। या तो कहेगा इसका एरिया पूछेगा तो ये एरिया हो जाएगा। लेकिन आपसे पूछ क्या रहा है कि इस अनुप्रस्थ का व्यास, तो व्यास क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाते हैं, व्यास हो जाते हैं। तो वही कह रहा है कि जो श्रेणी अनुप्रस्थ है उसका व्यास कितना होता है। श्रेणी आप लोग जानते हैं तो इसका व्यास कितने होते हैं, तो श्रेणी अनुप्रस्थ का व्यास 11 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है, तो 11 सेंटीमीटर श्रेणी अनुप्रस्थ का व्यास होता है। ठीक है, अनुप्रस्थ क्या होते हैं, व्यास तो आप लोग जानते ही हैं, वो समझा दिया आपको। हालांकि फीटल डिस्ट्रेस में एमनियोटिक फ्लूइड में पाए जाते हैं। जो फीटल डिस्ट्रेस में एमनियोटिक जो फ्लूइड होता है वो पाए जाते हैं कहाँ पर, बाइल में या मिकोनियम में या वर्निक्स कैसियोसा में या पलिया हाइड्रोमिनियोसिस में। तो कहाँ पाए जाते हैं, तो ये जो फ्लूइड्स जो पाए जाते हैं, फ्लूइड आप लोग जानते हैं ना, जैसे कि कोई द्रव पदार्थ होता है वही एमनियोटिक फ्लूइड बोल रहा है। फ्लूइड जैसे क्या आप लोग जैसे फ्लूइड जो मतलब जिसमें क्या हो कि बहाव की गति हो, जैसे कि जैसे क्या दूध हो गया तो वो फ्लूइड हो गया, पानी हो गया फ्लूइड हो गया, रक्त हो गया और ब्लड हो गया तो वो फ्लूइड हो गया। तो वही कहा फीटल डिस्ट्रेस में जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है वो कहाँ पर पाए जाते हैं, तो ये मिकोनियम में पाए जाते हैं। कहाँ पर पाया जाता है, तो ये मिकोनियम में पाए जाते हैं। और आप लोग ऐसा बिल्कुल में नहीं करिएगा कि दुर्गा पूजा आ गया है तो हम लोग अब छुट्टी ही मनाएंगे 10 दिन। आप लोगों को तैयारी में समय बहुत कम मिलेंगे, इसीलिए आप लोग हाँ लास्ट में 1-2 रोज़ हम भी आपको क्लास स्टॉप कर देंगे। लेकिन आप जब तक टाइम मिल रहे हैं
जैसे बहुत सारे जो बहनें होंगे वो फास्टिंग करते होंगे, किसी न किसी दिन फास्टिंग करते हैं, या कोई 9 दिन भी करते होंगे। तो जो 9 दिन करता है उसके लिए तो 1-2 दिन अभी क्लास कर सकते हैं, धीरे धीरे उसका मतलब कि एनर्जी थोड़ा कम होने लगते हैं। तो वैसे कुछ देर ज़्यादा लंबा क्लास अब लेंगे नहीं, दुर्गा पूजा तक 20 से 25 मिनट के अंदर में ही हम लोगों का क्लास होगा। वैसे पहले जो जैसे इससे ज़्यादा हो जाते तो अब ज़्यादा नहीं लेंगे, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन हम करवाएंगे और बहुत ही ईजी वे में। आप लोगों को कभी न कभी टाइम मिल जाता है कि आप लोग पूरा क्लास अटेंड कर सकते हैं, इसलिए हम आपको ग्रुप के जरिए आप लोगों के जो व्हाट्सएप से जुड़े हुए हैं उसमें हम आपको लिंक भेज देते हैं, ताकि आप कभी भी उसको देख सकें। अगला कि ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी के फट जाने पर किस शल्य चिकित्सा द्वारा ठीक किया जाता है? तो कौन सा शल्य चिकित्सा अपनाया जाता है? तो जो जैसे इसमें दिया है क्या, क्यूवेक्टोमी या उफ्रैक्टोमी या साल्पीजैक्टोमी या हिस्टेरोएक्टोमी। तो किस शल्य प्रक्रिया द्वारा उसको ठीक किया जाता है? जब ट्यूबल एक्टोपिक जो प्रेगनेंसी होते हैं वो फट जाते हैं तो उसको क्या चीज़ के द्वारा, तो साल्पीजैक्टोमी के द्वारा ठीक किया जाता है। किस शल्य प्रक्रिया द्वारा? तो साल्पीजैक्टोमी प्रक्रिया के द्वारा उसको ठीक किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्लेसेंटा का जन्म कहाँ से होता है? कोरियोनो फ्रांडोसम से, या मायोमेट्रियम से, या एमनियोन से। तो कहाँ से होता है प्लेसेंटा का जन्म? प्लेसेंटा का बहुत सारा फंक्शन है, तो ये हमने आपको बताया भी है। तो प्लेसेंटा का जो जन्म होता है वो जो फ्रांडोमस होते हैं वहाँ से इसका जन्म होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्भ अवस्था के अंत में लगभग कितना वजन बढ़ता है? हमने आपको बताए थे कि गर्भ अवस्था को 3 ट्राइमेस्टर के टर्म में बांटते हैं, प्रथम तिमाही, द्वितीय तिमाही, तृतीय तिमाही। क्योंकि गर्भधारण जनरली कितने दिनों का होता है? तो 9 महीनों का होता है। तो उसको 3-3 महीना के टर्म में बांटा जाता है। तो प्रथम जो तिमाही होते हैं उसमें 1 से 3 kg, दूसरे में 6, और तीसरे जो गर्भ अवस्था होते 90 महीने तक जाते जाते कितना हो जाता है? तो 11 रहेगा, तो 11 भी कर सकते हैं। अगर इसमें जैसे कि क्या दिया है कि 10 से 12, तो हमने आपको बताए थे कि अगर एवरेज के टर्म में दिया रहेगा तो आपको कौन सा ऑप्शन मतलब कि कितना एवरेज के बीच में होगा? तो वैसे 11 होता है एग्जैक्ट, लेकिन एवरेज में 10 से 12, इसी को जोड़ देते हैं। 10 और 12 कितना? 22। इसको 2 से डिवाइड करिए। एवरेज का वही मतलब होता है कि जोड़ दीजिए, जितना है उतना, जितना संख्या है उतना से भाग दीजिए। 2 संख्या तो 2 से भाग देंगे तो 11 kg आ गया। तो वही होता है कि गर्भ अवस्था के अंत में लगभग कितना वजन बढ़ जाता है? तो 10 से 11 किलोग्राम या 11 kg तक बढ़ता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि स्कैल्प और पेरिऑस्टियम के ऊपर जो इडिमेटस सूजन को क्या कहते हैं? जो स्कैल्प और पेरिऑस्टियम, जो स्कैल्प और पेरिऑस्टियम के जो ऊपर एडिमेटस सूजन हो जाते हैं उसको क्या कहते हैं? बर्थ मार्क कहते हैं, या हेड इंजरी, या कैप्यूट सेक्सीडेन, या सिफाइल हेमेटोमा। तो क्या कहा जाता है उसको? तो उसको जो नाम से बुलाया जाता है उसको किस नाम से बुलाया जाता है या किस नाम से जाना जाता है? तो कैप्यूट सेक्सीडेनम के नाम से। किससे? तो कैप्यूट सेक्सीडेनम के नाम से। थोड़ा सा नाम रहता है मिडवाइफरी में चैप्टर में, कुछ कुछ थोड़ा आप लोगों को लगेगा कि नहीं ये नाम हमको कैसे आ गया। ठीक है, और इधर आपको मतलब कि ज़्यादा उतना नहीं है, हल्का ही है ये सब। सिर्फ यहाँ पर एक ये यहाँ पर समझाने वाला है, तो इसको वहाँ पर क्वेश्चन रह रहा है उसको भी हम लोग बताएंगे। यहाँ पर एक थ्योरी है वो जो पीछे आपको काम आने वाला है, इसलिए इस क्वेश्चन को पहले कर लेते हैं। कह रहा है कि गर्भ अवस्था में HCG एवं HPL हार्मोन का स्रोत क्या होता है? गर्भ अवस्था में HCG और HPL हार्मोन का स्रोत होता है, लेकिन उसका क्या स्रोत है? अपरा, माँ, या मिला जुला स्रोत, या भ्रूण? HCG के बारे में हमने आपको बताए हुए हैं, इसका थ्योरी भी हमने आपको दिए हुए हैं,
उसके जो एससीजी का क्या क्या फंक्शन है, इसका क्या वर्क है और ये कब होते हैं, ये सारे कुछ हमने आपको बताए थे। जैसे कि कोई महिला यदि गर्भवती धारण करते हैं तो उससे एससीजी से ही पता चल पाता है कि वो उसका गर्भधारण कितने दिनों का है, जो कि मूत्र और रक्त में वो मतलब क्या होता है शामिल होते हैं। चलिए उसके बारे में हम लोग डिटेल्स में जान लेते हैं, एससीजी का फुल फॉर्म भी और उसका फंक्शन भी जान लेते हैं। ये आपको पहले से मिला हुआ है, ये थ्योरी वाला आपका जो हमने एससीजी के बारे में बताए हुए हैं, ये आपको पहले ही मिल चुका है कि एससीजी का स्तर में गिरावट, और इसमें बहुत सारा है कि एससीजी हार्मोन ही होता है जो कि कोरियोनिक जो गाइनोड्रोपियन हो, इसका मतलब कि कह सकते हैं कि एससीजी का फुल फॉर्म या एससीजी का इसका फुल नेम कह सकते हैं, ये है जो कि ये एक प्रकार का हार्मोन है जो गर्भवती होने पर पाया जाता है और यह आपके प्लेसेंटा द्वारा बनाया जाता है। किसके द्वारा बनता है, हमने आपको बताया थी कि जब भी कोई महिला गर्भ धारण करते हैं तो प्लेसेंटा उसमें उसके लिए बहुत ही फंक्शन के लिए जिम्मेदार होता है, उसका बहुत ही वर्क होता है। जब कोई गर्भवती होते हैं तो उसके मूत्र, पेशाब और रक्त में एससीजी पाया जाता है और उसी को स्तर को माप कर ये परीक्षण किया जाता है, ये जांच किया जाता है कि आपका जो गर्भधारण है वो कितना अच्छा तरह से आगे बढ़ रहा है, क्या मतलब इसमें बच्चा स्वस्थ होंगे या किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। ये सारा कुछ एससीजी हार्मोन के तहत ही मापा जाता है, इसी से पता। तो आपको हमने अभी एचसीजी के बारे में हम लोग जान चुके हैं अभी, और अभी हम एचपीएल के बारे में जानेंगे। अभी हम लोग इसके बारे में देख चुके हैं और इसका थ्योरी पहले भी आपको मिल चुका था। वैसे इसके बारे में हम लोग एचसीएल के बारे में हम लोग नहीं जाने थे, तो यहाँ पर उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे यहाँ पर फुल इन्फॉर्मेशन कि क्या कुछ ये होता है और ये हार्मोन किस चीज़ के लिए जिम्मेदार है। जैसे क्या ह्यूमन प्लेसेंटल जो लैक्टोजेन होते हैं, मतलब जिसको एचपीएल कहते हैं। एचसीएल हम लोग जान चुके हैं कि यह किसके लिए जिम्मेदार है, तो गर्भधारण में जो कैसे किस तरीके से जो गर्भ अवस्था है वो बढ़ रहा है, उसकी सारी जानकारियाँ एचसीजी से ही पता चलते हैं। और एचपीएल के बारे में हम लोग यहाँ पे जान रहे हैं कि इस हार्मोन को ह्यूमन क्या कहते हैं, इसको ह्यूमन कोरियोनिक सोमाटोमाइट्रोट्रोपिन कहते हैं। इसको सही से नाम पढ़िएगा, थोड़ा सा बड़ा है, के नाम से भी जाना जाता है। और ये भी एक तरीके से क्या है, हार्मोन है, और दोनों किस स्रोत से प्राप्त होता है, तो अपरा के माध्यम से प्राप्त होता है। चलिए हम लोग फिर से अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो दोनों के बारे में हम लोग जान चुके हैं और एचसीजी के बारे में हमने पहले इससे भी डिटेल्स में सारी चीज़ें हमने आपको बताए हुए हैं। एचसीजी मतलब कि गर्भ अवस्था को बताता है कि किस तरीके से वो सही चल रहा है या किस तरीके से बढ़ रहे हैं। उसी से जांच के माध्यम से डॉक्टर जो बताता है आपको, इस एचसीजी के माध्यम से ही बताता है। यह एक हार्मोन है जो कि रक्त और पेशाब में मिल जाता है। एचसीएल के बारे में भी हम लोग जान चुके हैं कि ये दोनों एक तरीके से हार्मोन है और इसको अपरा का मतलब अपरा स्रोत है इसका। मुख्य रूप से जो एचसीजी और एचपीएल जो हार्मोन है उसका मुख्य स्रोत, जो मतलब स्रोत मतलब जानते हैं ना आप लोग कि मतलब कहाँ से आता है। कहता है ना कि हमारे आय का स्रोत कृषि है या जॉब है, तो उसी तरीके से इसका स्रोत क्या है, ये कहाँ से आते हैं, तो ये अपरा से आते हैं, ठीक ना। अपरा इसका मुख्य स्रोत है। फिर से हम लोग यहाँ पर आते हैं। हम लोगों का कुछ क्वेश्चन यहाँ पर रह चुका था, नहीं तो बोलिएगा सर कुछ क्वेश्चन छोड़ दिए थे। 31 हो गया था ना, कहाँ तक हुआ था, ये सब हो गया था, ये सब हो गया था। इसके बाद हम लोगों का ये भी हो गया था, ये नहीं हुआ था। कह रहा है कि सामान्य जगह पर स्थित प्लेसेंटा के जो प्लेसेंटा है वो अगर अपने सामान्य जो स्थिति है उससे मतलब कि समय से पहले अलग हो जाना है, जहाँ पर उसका रहना चाहिए, जिस जगह पर प्लेसेंटा कहाँ पर रहता है, ये हमने आपको एक क्लास में फिगर के साथ समझाए थे कि प्लेसेंटा कहाँ पर है। वो आपको आई थिंक वो नोट्स भी मिला हुआ है, जो भी क्लास ज्वाइन किए हैं पहले से, और वो हम एक बार फिर से आप लोगों को बता देंगे क्योंकि बहुत सारा कैंडिडेट बाद में ज्वाइन किए हैं। तो प्लेसेंटा जो अगर अपने पहले स्थिति से मूव कर जाता है, मतलब कि पहले स्थिति से अलग हो जाता है, तो उस क्रिया का या उस अलग हो जाने को क्या कहा जाता है, प्लेसेंटा प्रीविया या प्लेसेंटा इनक्रीटा या एवर्सियो प्लेसेंटी या प्लेसेंटा एक्रीटा।
तो किस नाम से उसको जाना जाता है, क्या चीज़ बोला जाता है उसको, तो उसको बोला जाता है प्लेसेंटा प्रीविया। क्या बोला जाता है, यदि प्लेसेंटा अपने स्थिति से समय से पहले अलग हो जाए, जहाँ पर उसको समय तक रहना चाहिए था, अगर वहाँ पे नहीं है, वहाँ से वो अपना स्थान बदल लिया, तो समझिए क्या हो गया, वो प्लेसेंटा प्रीविया हो गया। क्या हो गया, उसको प्लेसेंटा प्रीविया के नाम से जानते हैं। ठीक ना। अगला है, यदि जैसे कि डॉक्टर बोलेगा कि इसको प्लेसेंटा प्रीविया हो गया, तो आप लोग समझ सकते हैं कि मतलब कि प्लेसेंटा अपने स्थिति जो जहाँ पर स्थित होना चाहिए वहाँ से वो अलग हो चुका है, समय से पहले वहाँ से अलग हो चुका है, इसलिए उसको नाम, साइंटिफिक नेम उसको दिया जाता है प्लेसेंटा प्रीविया। अगला है कि इनमें से कौन सा कार्य लाइकर द्वारा नहीं किया जाता है, शॉक को एवर्ज करना, या भ्रूण के तापमान को सामान्य रखना, या यह प्रसव के समय सर्विक्स का विस्तार कर देता है, जब डिलीवरी होने लगता है उस समय सर्विक्स को विस्तार करता है, या यह भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। तो भ्रूण को पोषण प्रदान करना ये तो मतलब कि लाइकर का ही काम है, जो कि प्लेसेंटा के माध्यम से होता है। तो इसका करेक्ट आंसर यही हो जाएगा। क्या करता है, मतलब कि लाइकर द्वारा मतलब कि उसका भ्रूण को पोषण प्रदान कर रहा है, किसका कार्य है, तो प्लेसेंटा का कार्य है। और यही मतलब कि क्या करता है, तो ये जो गर्भ धारण करता है जब कोई महिला, तो गर्भ अवस्था जो गर्भाशय होते हैं वहाँ पर भी जो पोषण तत्व होते हैं या ऑक्सीजन होते हैं उसको पहुंचाने का कार्य भी किसके द्वारा किया जाता है, तो प्लेसेंटा द्वारा किया जाता है। प्लेसेंटा का बहुत फंक्शन है, उसको हमने एक क्लास में बताए हुए हैं, उसका पूरा डिटेल्स, और उसका वीडियो जो भी क्लास ज्वाइन किया है उससे मिल भी चुका है, एक बार और उसको दोहराएंगे भी। लेकिन इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन, इसका लाइकर का काम नहीं है, ये तो प्लेसेंटा का काम हो गया। तो मतलब कि ये क्या है कि शॉक को एब्जॉर्ब कर लेना, ये भी लाइकर का ही काम आता है। भ्रूण को मतलब ये पढ़ने में थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंट, यहाँ पर नहीं लगा हुआ है, थोड़ा देख के क्वेश्चन पढ़िएगा, एग्जाम हॉल में भी नहीं किसी क्वेश्चन में लगा रहेगा तो उस पर थोड़ा सा रुकिएगा, सोचिएगा कि क्या कार्य है, मतलब इसमें से कौन उसका कार्य नहीं है लाइकर का, वो हमको देखना है। तो ये भ्रूण के तापमान को भी मेंटेन रखता है, मतलब सामान्य करके रखता है, और प्रसव के समय सर्विक्स को अभी विस्तार करना इसी का काम है, लाइकर का ही। लेकिन भ्रूण को पोषण प्रदान करना इसका कार्य नहीं है, वो प्लेसेंटा के माध्यम से होता है, तो ये इसका कार्य नहीं है। ये हमने कई बार बताए हुए भी है कि पोषण तत्व पहुंचाने का किसका कार्य है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका यही हो जाएगा। इस क्वेश्चन के अनुसार कार्य है, ये तीनों इसी का कार्य है। अगर किसी क्वेश्चन में कह देगा कि अगर यहीं पे रहेगा कि कौन कौन सी इसका कार्य है, इसको हटा दिया, ये तीनों है, यहाँ पर देखे, यहाँ पर चौथा ऑप्शन रहेगा ऑल ऑफ दीज, इनमें से एबव सभी, मतलब ऑल ऑफ दीज मतलब ऊपर सभी है, आंसर सही है। तो क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों उसका कार्य है। लेकिन ये नहीं पूछा है, पूछा है कि कौन इसका कार्य नहीं है, तो ये इसका कार्य नहीं है, या भ्रूण में पोषण प्रदान करने का कार्य नहीं करता है। ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिएगा, अपने आप आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है कि गर्भाशय को रक्त आपूर्ति करने वाला आर्टरी है, यूटेराइन आर्टरी एवं कह रहा है कि गर्भाशय को जो रक्त की आपूर्ति करता है, गर्भाशय तक जो रक्त को ले जाता है, उसमें से दो आर्टरी है जिसका कार्य है कि गर्भाशय तक क्या चीज़ को ले जाना, तो रक्त को ले जाना। और गर्भाशय तक ऑक्सीजन कौन ले जाता है, तो प्लेसेंटा ले जाता है। पोषण तत्व कौन ले जाएगा, तो प्लेसेंटा ले जाएगा। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है कि रक्त का आपूर्ति जो आर्टरी करते हैं, दो आर्टरी करते हैं, उनमें से एक आपको दे दिया गया है, यूटेराइन आर्टरी दे दिया गया है। पूछ रहा है कि अगला आर्टरी कौन होता है, तो दो आर्टरी होता है, तो एक तो यूटेराइन हो गया जो कि ऑप्शन दे ही दिया है क्वेश्चन में ही। दूसरा कौन है, तो ओवेरियन आर्टरी। क्या होता है, ओवेरियन आर्टरी। दो आर्टरी है जो गर्भाशय में रक्त को आपूर्ति करता है, पहुंचाता है, मतलब कि कमी हो जाता है तो वो रक्त तक, मतलब गर्भाशय तक शरीर से रक्त को ले जाता है।
ये किसका काम है? तो आर्टरी का काम है। 2 आर्टरी ये कार्य करता है, एक है यूटेराइन आर्टरी, दूसरा है ओवेरियन आर्टरी। याद रहेगा दोनों, बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन अच्छा से पढ़ना है। एक बार यदि आपको समझ में तो सारे कुछ समझा के ही बताते हैं, अगर याद करने में एक बार में नहीं आ रहे हैं तो दोबारा वीडियो देखिए, एक बार PDF पढ़िए, निश्चित रूप से आ जाएगा। ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है और बहुत ही पूछे जाने वाला टॉपिक भी है। हार्ड बिल्कुल भी नहीं। हाँ, एक बार पढ़ता है ना तो कोई चीज़ हार्ड लगता है, उसको दोबारा पढ़िएगा तो वो हार्ड नहीं लगेगा, फिर दोबारा पढ़िएगा तो वो अपने आप आने लगेगा। जहाँ पर आपको लगने लगे कि हमको ये चीज़ें हार्ड लग रही है तो आप समझ जाइए कि यहाँ पर हमको मेहनत की ज़रूरत है। हम जितनी बार इसको रिवाइज करेंगे उतना हमारा ये टॉपिक, ये चैप्टर क्लियर होगा और उस पर उतना ही ज़्यादा कमांड होगा। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन तो हम लोग देख ही चुके हैं, यहाँ पर हम एक्सप्लेन करके बता ही दिए थे HCG और HPL हार्मोन के बारे में। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला है कि कंसेप्शन के 15वें दिन और 8वें सप्ताह तक, 15वें दिन से लेकर 8वें सप्ताह तक, या यहाँ पर दूसरे सप्ताह दे देगा। 15 दिन मतलब क्या, 2 सप्ताह हुआ ना, या तो दूसरे सप्ताह से 8वें सप्ताह रहेगा या 15 दिन से 8वें सप्ताह तक अंतर्गर्भाशयी विकास की अवस्था को क्या कहते हैं। यदि अंदर में मतलब अंतर जो गर्भाशयी है उसका विकास जो होता है तो उस अवस्था को क्या कहा जाता है? भ्रूण अवस्था या एम्ब्रियो अवस्था या ओवम अवस्था या पोस्ट कनेक्शन अवस्था। तो किस नाम से उसको जाना जाता है, क्या कहा जाता है? यदि अंतर गर्भाशय का विकास हो रहा है तो उसको क्या चीज़ बोले जाता है? तो उसको बोला जाता है एम्ब्रियो अवस्था। कौन सी अवस्था कहा जाता है? तो एम्ब्रियो अवस्था के नाम से उसको हम लोग जानते हैं। और ये कब होता है? तो ये 15वें दिन या दूसरे सप्ताह से 8वें सप्ताह तक के बीच में अंतर गर्भाशयी का विकास की अवस्था होते हैं, जो कि जिसे हम लोग एम्ब्रियो अवस्था से जानते हैं। इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है फेस प्रस्तुति का डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर आप लोग जानते हैं ना, जैसे क्या है 2/5 है तो इसको नोमिनेटर कहते हैं। ऊपर जैसे है तो ये इस नोमिनेटर हो जाता है और नीचे जो रहता है उसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो ये कह रहा है कि फेस प्रस्तुति का, फेस जो प्रस्तुत करता है, कहेगा ना कि मतलब कि इतना बाय इतना के फॉर्म में आपके फेस का रेशियो है। बहुत सारे फिल्म में भी इसका जिक्र करता है। और हाँ, मिस वर्ल्ड और मिस इंडिया सब का जो सिलेक्शन होता है, या कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा सुंदर है, और आप लोग सोचते होंगे कि इससे ज़्यादा सुंदर तो हमारे यहाँ लोग बहुत सारे लड़की है, लेकिन वहाँ पर क्या चीज़ देखा जाता है? वही फेस का, मतलब कि और भी सारे जो चीज़ें होते हैं फेस का, वो किस रेशियो में है, किस शेप में है, तो बटर के रूप में है या किस से, बहुत सारा उसके मापदंड का इकाई होते हैं। तो इस पर मतलब उसको जज किए जाते हैं। अब आप लोगों को उसमें भी कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। वही कह रहा है कि फेस प्रस्तुति का डिनोमिनेटर है क्या? डिनोमिनेटर समझा दिए क्या है? जैसे दिया है कि स्कैप्यूला, मेंटम या ऑक्सीपुट या सैक्रम। तो फेस प्रस्तुति का जो डिनोमिनेटर होते हैं वो मेंटम होता है। क्या होता है? मेंटम। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मेंटम फेस प्रस्तुति का डिनोमिनेटर होता है। इसको क्वेश्चन को अच्छा से समझा भी दिए। अगला है कि भ्रूण को ऑक्सीजन युक्त रक्त किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? वहाँ पर हमने देखे थे कि 2 ऐसे आर्टरीज, क्या थे, 2 आर्टरीज थे जो क्या करते थे कि गर्भाशय तक क्या करता था, तो मतलब कि रक्त को पहुँचाने के कार्य करता था। अभी हम लोग देखे थे ना क्वेश्चन, कहाँ था? हाँ, कि मतलब गर्भाशय तक रक्त की जो आपूर्ति करते थे 2 आर्टरी, यूरेटाइन आर्टरी और एक आर्टरी और कौन जानते हम लोग? तो ओवेरियन आर्टरी। 2 आर्टरी थे जो रक्त को पहुंचाने का कार्य करता था गर्भाशय तक। वही उसी से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर भी है। कह रहा है कि भ्रूण को, यहाँ पर है भ्रूण को, वहाँ पे था गर्भाशय में, भ्रूण को ऑक्सीजन युक्त, ऑक्सीजन मिला हुआ, ऑक्सीजन कहाँ मिलता है? रक्त में। ये हमने आपको चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में ही शायद बता रहे, पिछला जो आप लोगों का चैप्टर चल रहा था उसमें हमने कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के पहले, तो उसमें हमने आपको बताए हुए थे। तो जैसे हमारा सांस हम लोग लेते हैं
तो सांस हम लोग नासा छिद्र के माध्यम से अंदर जाता है। जैसे ही फेफड़ा में जाता है तो फेफड़ा ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने लगता है, ऑक्सीजन को रखने लगता है। और ऑक्सीजन जैसे ही फेफड़ा से होकर ब्लड जाता है तो वो ब्लड में क्या करता है, रक्त में ऑक्सीजन को मिला देता है। कहिए कि फेफड़ा में ही जाकर रक्त का शुद्धिकरण होता है। मतलब ऑक्सीजन जब रक्त में मिल गया तो समझिए क्या कि रक्त का शुद्धिकरण हो गया। और इसीलिए इसी कारण से हम लोग का बॉडी हीट रहता है। और जब आदमी डेथ हो जाते हैं तो देखते होंगे कि उसका बॉडी क्या होता है, ठंडा पड़ने लगता है, क्योंकि उसमें सांस नहीं लेता, ऑक्सीजन ब्लड में मिलता नहीं है। यहाँ पे कह रहा है कि भ्रूण को ऑक्सीजन युक्त रक्त किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। तो चलिए ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। आपका ऑप्शन दिया है कि डक्टस आर्टरियोसिस या एम्बिलिकल आर्टरी या एम्बिलिकल वेन या फोरोवेन ओवेल। तो किसके द्वारा, मतलब कि ऑक्सीजन युक्त जो भ्रूण में जो ऑक्सीजन युक्त रक्त को प्रदान किया जाता है वो एम्बिलिकल वेन के द्वारा प्रदान किया जाता है। किसके द्वारा, तो एम्बिलिकल वेन के द्वारा। आज हम सोचे थे कि थोड़ा कम देर का क्लास लेंगे, लेकिन लंबा ही हो गया। अगला है कि भ्रूण कपाल का सबसे छोटा तिरछा व्यास क्या होता है। तो भ्रूण कपाल का सबसे छोटा और तिरछा जो व्यास होता है, व्यास भी हमने वहाँ पर आपको समझा दिए, अनुदैर्ध्य अनुप्रस्थ भी समझा दिए थे इससे पहले वाले क्वेश्चन पे। तो इसको क्या कहा जाता है, उस व्यास को बाइटेम्पोरल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बाइटेम्पोरल कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और हम लोग का आगे का जो क्वेश्चन है वो कल के क्लास में कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि आज बहुत सारे कैंडिडेट उतना देर क्लास अटेंड नहीं कर पाएंगे, इसलिए कल से हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू।